ये कहानी है एक ऐसी जांच की जो 2 दशकों तक चली। ये कहानी है कुछ फाइलों को सामने लाने की, एक राजनीतिक लड़ाई की और उन खुलासों की जिन्होंने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चलिए इस बेहद पेचीदा मामले की परतें खोलते हैं। देखिए, जेफरी एप्स्टीन का मामला कोई मामूली क्रिमिनल केस नहीं था। 20 साल मतलब 20 साल तक पुलिस, एफबीआई एजेंट्स और वकील इस बात की जांच करते रहे कि एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण कर रहा था। और अगर किसी को ये लगा कि एप्स्टीन की मौत और उसकी साथी घिस्लीन मैक्सवेल के जेल जाने से ये कहानी खत्म हो गई, तो वो गलत थे। असल में ये कहानी एक नए मोड़ पर आ गई थी, उन सरकारी फाइलों में छिपे सच को बाहर निकालने की लड़ाई। तो आज के इस विश्लेषण में हम 4 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम शुरुआती जांच और उस बहुत ही विवादास्पद सौदे को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये मामला दोबारा सुर्खियों में कैसे आया। इसके बाद हम उन फाइलों को पब्लिक करने की राजनीतिक लड़ाई पर फोकस करेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इन फाइलों के बाहर आने के बाद क्या क्या हुआ। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ एक जांच से, जिसका अंत एक ऐसे सौदे पर हुआ जो सालों साल विवादों में घिरा रहा। अब इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 2005 में पुलिस की जांच शुरू होती है। 2007 तक फेडरल प्रोसिक्यूटर्स के पास एक बहुत ही मजबूत 32 काउंट का केस तैयार था। लेकिन फिर 2008 में क्या हुआ? वो पूरा फेडरल केस अचानक जैसे गायब हो गया और एप्स्टीन ने बहुत ही छोटे मोटे स्टेट चार्जेस के लिए एक गुप्त डील कर ली। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, इतना बड़ा फेडरल केस गया कहां? और वो डील थी ये, एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट, मतलब एक ऐसी सीक्रेट डील जिसने न सिर्फ एप्स्टीन को गंभीर फेडरल चार्जेस से बचाया, बल्कि उसके किसी भी साथी को भी पूरी सुरक्षा दे दी। इसी डील को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा था। और उस डील का नतीजा क्या निकला? सिर्फ 18 महीने की जेल, जिसमें से ज्यादातर समय वो दिन में काम करने के लिए जेल से बाहर जा सकता था। कई लोगों के लिए यह सजा एक मजाक से कम नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। मीडिया और पीड़ितों की हिम्मत ने इस केस को दबने नहीं दिया और यहीं से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो ये केस जिंदा कैसे रहा? कई चीजों ने मिलकर काम किया। वर्जीनिया गुफरे जैसी पीड़िताओं ने केस फाइल किए। 2011 में प्रिंस एंड्रयू के साथ उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसने शाही परिवार तक को हिला दिया। और फिर 2018 में मियामी हेरल्ड के इन्वेस्टिगेटिव सीरीज ने इस केस को फिर से नेशनल हेडलाइन बना दिया। इस नए दबाव का सीधा असर हुआ। 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, ट्रायल शुरू होने से पहले ही उसने जेल में सुसाइड कर लिया। लेकिन न्याय का पहिया घूमा जरूर। उसकी सबसे करीबी साथी घिस्लीन मैक्सवेल को आखिरकार दोषी ठहराया गया और 2022 में 20 साल जेल की सजा मिली। एप्स्टीन की मौत के साथ ही लड़ाई का मैदान बदल गया। अब यह सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस की बात नहीं रह गई थी, बल्कि उन राजों को बाहर लाने की लड़ाई बन गई थी जो वो अपने पीछे छोड़ गया था। और यहीं से राजनीतिक टकराव शुरू हुआ। 2024 के कैंपेन में वादा किया गया था कि एप्स्टीन पर और फाइलें खोली जाएंगी। लेकिन जुलाई 2025 आते आते जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपना रुख बदल लिया। कह दिया कि कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है और कोई फाइल पब्लिक नहीं होगी। बस इसी बात ने कांग्रेस को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत कम देखने को मिलता है। डेमोक्रेट रो खन्ना और रिपब्लिकन थॉमस मैसी दोनों साथ आए और उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पेश किया। यह बिल बहुत तेजी से हाउस और सीनेट दोनों से पास हो गया और नवंबर 2025 में कानून बन गया। यह नंबर सब कुछ बता देता है, 4271। यह एक साफ साफ संदेश था कि अब इन फाइलों को छुपाया नहीं जा सकता, इन्हें बाहर लाना ही होगा। और फिर फाइलें रिलीज की गईं। तो अब इस आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि उन लाखों पन्नों में आखिर था क्या और उनके बाहर आने से पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा। जो जानकारी बाहर आई उसका पैमाना वाकई हैरान करने वाला था। 30 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट पेज, करीब 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 वीडियो। ये एप्स्टीन की दुनिया की अब तक की सबसे गहरी झलक थी। तो इन फाइलों में क्या था? सब कुछ था। 2007 का वो फेडरल केस जो कभी हुआ ही नहीं, उसके सबसे करीबी लोगों के डायग्राम्स, दुनिया के ताकतवर लोगों से उसकी मुलाकातों के रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और यहां तक कि एफबीआई और डीओजे की आपसी बातचीत भी। लेकिन इस रिलीज में एक बहुत बड़ी और गंभीर गलती हुई।
डॉक्यूमेंट्स को ठीक से एडिट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से दर्जनों पीड़ितों के नाम और उनकी निजी जानकारी पब्लिक हो गई। ये उन लोगों की प्राइवेसी का बहुत बड़ा उल्लंघन था जिन्हें बचाना सबसे जरूरी था। इन डॉक्यूमेंट्स का असर पूरी दुनिया में हुआ। स्लोवाकिया में एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन में एक बड़े नेता ने राजनीति छोड़ दी और पूर्व प्रिंस एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया। कई देशों में नई क्रिमिनल जांच शुरू हो गई और हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज को भी अपने कनेक्शंस की जांच करनी पड़ी। तो लाखों फाइलें अब सबके सामने हैं। पारदर्शिता की लड़ाई एक तरह से जीत ली गई है। लेकिन इन सब नतीजों को देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या ये मामला सच में बंद हो गया है या ये एक बहुत लंबी और उलझी हुई कहानी का सिर्फ एक पड़ाव है?